नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और जैसा कि आप जानते हैं कि खेती किसानी से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण लेकर हम कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपके लिए प्रस्तुत होते हैं। और आज का ये कार्यक्रम लाइव कार्यक्रम है और आप हमसे जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं जिस विषय से आज हम बात कर रहे हैं उससे संबंधित, तो आप हमसे कार्यक्रम में फ़ोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स जो है आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। किसान भाइयों, टेलीफोन नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, आप लिख सकते हैं 0755 भोपाल के एसटीडी कोड के साथ 2660049, और एक टोल फ्री नंबर भी है, इस पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम कार्यक्रम कृषि दर्शन में कुछ खास बात करने वाले हैं, इससे जुड़े हुए विषय विशेषज्ञ भी हमारे साथ हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं खरीफ खेतीहारी की कृषि में सामयिक विषय पर। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं डॉक्टर अशोक वर्मा। आप एसोसिएट डीन हैं कृषि संकाय रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल में। आपका स्वागत है बहुत बहुत सर हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं खरीफ खेतीबाड़ी में सामयिक कृषि की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब खरीफ की फसल बोने का समय आ गया है, तो ऐसी बहुत सारी जानकारी जो है आज हमें डॉक्टर साहब देने वाले हैं कि किस प्रकार से आप खरीफ की फसलों की बुवाई कर सकते हैं, कहाँ से बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी सब विषय में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम में आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका पुनः स्वागत करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसान भाई जो है अब अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं खरीफ की फसल की बुवाई के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं जो इस मौसम में बोना शुरुआत की जाएगी या किसान भाई बीजों को तैयार कर रहे हैं। जी किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि अभी हम वर्तमान की बात करेंगे तो अभी कई क्षेत्रों में जो किसान जायंद में जो फसल लेते हैं उसमें मूंग फसल अभी खड़ी है। और मूंग फसल लगभग सभी जगह 1 महीने की हो गई है। तो ऐसे समय में अभी उसमें कुछ कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा होगा या इंसेक्ट का या कीड़ों का प्रकोप होगा। तो उसमें किसान भाई सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड इल्ली के लिए और सकिंग इंसेक्ट के लिए, माहू मच्छर के लिए कोई भी सकिंग इंसेक्ट के लिए जो दवा आती है उसका उपयोग करेंगे। और जहाँ पे अभी खेत खाली हैं, जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं, ऐसी जगह अगर मान लो खेत खाली हैं तो ऐसे समय में किसान भाइयों को करना क्या है। जैसे 3 साल में हम एक बार गहरी जुताई करते हैं, तो जिन किसान भाइयों ने गहरी जुताई नहीं करी है 3 साल में एक बार, तो वो गहरी जुताई कर लें। उसका फ़ायदा मैं आपको बता दूं क्या है। देखिए, गहरी जुताई करने से एक तो जैसे आपके अभी ये समय उचित है, अभी टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ऐसे में जो भूमिगत बीमारी में जो फंगस रहती हैं जी। और जो उसके अंदर कीड़ों के अंडे और उनके जो प्यूपा अवस्था में जो पड़े रहते हैं, जुताई करने से, गहरी जुताई करने से वो मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है। ऐसी स्थिति में कीड़े और जो बीमारियां का प्रकोप है वो कम हो जाता है और काफ़ी हद तक हम आने वाली जो फसल है, खरीफ की फसल है, उससे हम काफ़ी हद तक बच जाते हैं। जी। दूसरी जो मैं बात कहना चाहूँगा कि किसान भाई का भी ये समय है। जैसे हम धान की हम बात करेंगे, बिल्कुल। तो धान की रोपाई का समय आ गया है। तो किसान भाई धान के बीजों का चयन कर ले अपने क्षेत्र के हिसाब से। जो भी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ जाके, या कृषि विभाग है वहाँ जाके संपर्क कर लें और वहाँ कौन सी वैरायटी उनके क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, ऐसी वैरायटियों का चयन कर लें। कुछ वैरायटी में धान की आपको जैसे बता दूं, क्रांति है, HMT है, पूसा सुगंधा है, और PB1, 11-21, IR 36, IR 64, ऐसी कुछ हाइब्रिड वैरायटी हैं धान की जिनका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी किसान लोग इससे फ़ायदा ले रहे हैं। तो ऐसे बीज का आप व्यवस्था कर लें। अगर मान लो आप किसी दुकान से खरीदना चाहते हैं तो देख लें आके कौन सी वैरायटी का बीज उपलब्ध है। उसके बाद ज़मीन की तैयारी कर लें। 2-3 चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उस बीज की आप व्यवस्था करने के बाद खेत की अच्छी तरह से तैयारी कर लें। अगर किसान भाई धान लगाना चाह रहे हैं तो धान की मैंने जो वैरायटी बताई है, इस धान की वैरायटी को चयन करके धान की तैयारी कर ले। रोपे बनाने का समय भी आ गया है। बिल्कुल। तो रोपे बनाने के लिए आप जब रोपे बनाएं तो पानी की व्यवस्था आपके पास उचित होनी चाहिए, क्योंकि रोपे बनाने के लिए पानी की व्यवस्था आपको उचित नहीं रहेगी तो रोपे तैयार नहीं होंगे। और जब रोपे आप बनाएं तो रोपे में भी आपको ध्यान देना है कि कई बार रोपे से ही बीमारियां या कीड़ों का प्रकोप जो हो जाता है चालू हो जाता है। तो रोपे को भी आप जब
तैयार करें तो रोपों को तैयार करने के समय में आप ये देख लें, सुनिश्चित कर लें कि उसमें कोई बीमारी का प्रकोप तो नहीं है जी। उसको अच्छी तरह से बीज उपचार करके ही रोपे तैयार करें। पहले ही इन सभी गतिविधियों को कर जी। लें, पहले चेक कर लें। और अगर मैं जैसे कि डॉक्टर साहब आपको रोक रही हूँ, आपने कहा कि बीजों को तैयार कर लें और किसान भाई ले सकते हैं, तो अगर किसान भाई ये जानना चाहें कि कहाँ कहाँ से वो बीज प्राप्त कर सकते हैं और कौन कौन सी वैरायटी, जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि कई तरीके की धान के रोपों की वैरायटी आपने हमें बताई, क्रांति है और भी कई तरीके की वैरायटीज़ हैं, तो किसान भाई कहाँ से ये बीज प्राप्त करें? क्या कोई राष्ट्रीय निगम बोर्ड है या फिर कोई संस्था है, कोई सरकारी संस्था है? बिल्कुल, उसके विषय में कुछ बताएं। देखिए ज़्यादातर जो कृषि जो सरकारी संस्था है, एक एनएससी होती है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, और मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्थान है, ये भी सर्टिफाइड करके बीज देती है ना। और ज़्यादातर किसान मैंने देखा है कि बीज जो हैं ये किसान भाई जो कीटनाशक बीज की दुकान होती है वहाँ से ज़्यादातर खरीदते हैं, क्योंकि इनके पास दुकानदारों के पास अच्छी हाइब्रिड वैरायटी के बीज रहते हैं। एनएससी से अगर गवर्नमेंट संस्थान से ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर्टिफाइड सीड, अगर फाउंडेशन सीड मिल पाता है तो फाउंडेशन सीड तो वैसे प्रोग्राम में ज़्यादातर लिए जाते हैं। सर्टिफाइड और टीएल सीड उसको देख लें जब भी किसान भाई खरीदें, जो पैकिंग के ऊपर उसमें सर्टिफाइड सीड लिखा है कि नहीं। अगर सर्टिफाइड नहीं है तो टीएल सीड ज़रूर हो किसान भाई, ये सुनिश्चित कर ले। और घर का अगर मान लो बीज उपयोग कर रहे हैं, जैसे हम बात करेंगे सोयाबीन में, मक्का में और अरहर में, कई किसान हैं घर का बीज भी उपयोग कर लेते हैं। तो एक बार जब आप अभी ये समय है, अभी आप जैसे बीज अब घर का बीज है तो उसमें जर्मिनेशन टेस्ट कर लें। जर्मिनेशन यानी बीज आप उगा के देख लें, 100 दाने बीज के लेके उसको आप बोरी, जो टाट की बोरी है उसमें आप उसको उगा के देखेंगे। उसमें अगर मान लो आप देखेंगे 70% से ऊपर आपका बीज का जर्मिनेशन, 100 बीज आप लगाएंगे 70% से ऊपर उसमें बीज में अंकुरण आ जाता है, तो इससे समझेंगे निश्चित है कि हमारे 70% के ऊपर जर्मिनेशन है। और कंपनियों का बीज लेते हैं या किसी पैकिंग वाला बीज लेते हैं तो उसमें 80-85%, 80 से 95% जर्मिनेशन होना चाहिए, ये आप सुनिश्चित कर लें जी। तो जब भी आप बीज का चयन करें, घर के बीज का चयन करें, तो बीज का एक बार अंकुरण जरूर करके देख लें 100 बीजों का। तो इससे आपको बीज का दर कितना डालना है, आपको खेत में कितना दर डालना है। अगर मान लो अंकुरण % कम है तो आपको बीज की दर बढ़ानी पड़ेगी। जैसे समानतः हम बात करेंगे कि सोयाबीन में 30 किलोग्राम की हम बात करते हैं, 1 एकड़ में 30 किलोग्राम जो बीज किसान भाई लगाते हैं। अगर मान लो अंकुरण उसका कम है तो उसको आप बीज की जो मात्रा है उसको आप बढ़ा ले, 40 से 45 केजी तक वो किसान भाई ले सकते हैं। अंकुरण सही है तो उसका जो बीज दर होगा वो उसका सामान्य रहेगा जी। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से बताया, लेकिन अगर मैं बात करूँ सोयाबीन की फसल की, तो सोयाबीन की फसल लगाते समय किसान भाई क्या खास तैयारियों का ध्यान रखें? देखिए सोयाबीन में अभी समय है, मानसून जैसे आ जाता है 15 जून, खेत आप तैयार कर लें, अभी खेत आप तैयार करके रख लें, उसको ज़मीन अच्छे से बना लें, उसको कल्टीवेटर 2 से 3 बार कल्टीवेटर चला लें। और 15 जून के आसपास, जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे तो 15 जून के आसपास मानसून आ जाता है, तो आप तैयारी पूरी रखें, बीज तैयार करके रखें। बीज जैसे आप लगे पानी एक पानी गिर गया है और पर्याप्त नमी है, अगर जर्मिनेशन के लिए पर्याप्त नमी आ गई है तो ऐसे में किसान भाई बीज बो सकते हैं। बीज बोने के समय आप एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें कि बीज सोयाबीन का खासकर बीज हम बात करेंगे, बीज उपचारित जरूर करें। अगर बीज आप सोयाबीन का बीज है तो उसको राइजोबियम कल्चर से उपचार कर दें। राइजोबियम जैपोनिकम उसका जो कल्चर आता है उससे बीज उपचार करके ही बोएं। और अगर किसी फफूंदनाशक से भी आप अगर मान लो जैविक की बात करें, जैविक फफूंदनाशक से आप उपचार कर सकते हैं तो उससे भी ज़रूर करें। लेकिन आपको ये देखना है कि आप फफूंदनाशक उपयोग कर रहे हैं बीज उपचार में तो कोई भी ऐसी फंजीसाइड या केमिकल का उपयोग ना करें जो दोनों को मार दे। अगर जैविक आप फफूंदनाशक उपयोग कर रहे हैं तो किसी भी तरह का केमिकल जो फंजीसाइड होता है उसको उपयोग नहीं करें। जो बीज उपचार करने का जो मेथड है FIR है ना, उसका एक मेथड होता है FIR। F मीन्स फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड है ना, फंजीसाइड। हमारे साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक कॉलर जुड़ गए हैं, शेर सिंह राजपूत जी हमारे साथ शाजापुर से जुड़े हैं। नमस्कार शेर सिंह जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में, अपना प्रश्न करें। हाँ मैडम जी नमस्ते। जी नमस्ते। शेर सिंह राजपूत, ग्राम बज्जाएगा तो बोल रहा हूँ जी। अपना जैसे क्या है, हमने पलटी प्लाव से जमीन की पलटी कर दी है, तो अभी जैसे ये सोयाबीन का सीजन आ रहा है
तो उसमें ये सुपर खाद उड़ा दें राखोडिया, या सोयाबीन बोने के बाद वो डीएपी खाद दें? नहीं, देखिए क्या नाम बताया आपने? शेर सिंह जी। शेर सिंह जी। शेर सिंह जी, कौन से ज़िले से हैं आप? कहाँ पे आपका घर है? बज्जा है, रायपुर जिला का। अच्छा, ठीक है। देखिए, आपने अभी प्लाव कर दिया है ना, प्लाव करने के बाद अभी आप ज़मीन बना दीजिए पूरी, है ना। उसके बाद जब बोनी के पहले आपको खाद मिला के एक बार अच्छे से कल्टीवेटर चला के उसको मिला देना है खाद, है ना। और इसमें आप ध्यान रखें, सोयाबीन में आप यूरिया का उपयोग बहुत कम से कम करें। जैसे इसमें रिकमेंडेड डोज है, इसमें यूरिया को आपको डालना ही नहीं है, बहुत कम डालना। आप अगर मान लो कल्चर उपयोग करते हैं, है ना, राइजोबियम से बीज उपचार करते हैं, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। और ज़रूरत है तो 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उपयोग उसको किए जाना, वो भी आप दो बार में उसको डालें, है ना। किसान भाई क्या है, यूरिया कई बार मैंने देखा है यूरिया या नाइट्रोजन का उपयोग ज़्यादा कर देते हैं, तो इससे वनस्पतिक वृद्धि हो जाती है। तो आप डीएपी और खाद अगर सिंगल सुपर फास्फेट डालना चाह रहे हैं तो आप बोनी के पहले इसको डाल दें, या आप इसको सीड ड्रिल में बोएंगे तो सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल में मिला के इसको एक साथ भी डाल सकते हैं। सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल से ये फ़ायदा होता है कि बीज आपका ऊपर रहेगा और खाद नीचे गिरेगा, और ऐसी स्थिति में खाद का उपयोग पूरी तरह से हो जाएगा। अगर सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल का उपयोग कर रहे हैं तो इससे बहुत अच्छा आपके रिजल्ट मिलते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए शेर सिंह जी। दर्शकों, कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, मिलेंगे ब्रेक के उस पार। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। इस छोटे से अंतराल के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं खरीफ की फसलों में सामयिक कृषि विषय पर। और किसान भाइयों, आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक वर्मा है, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें बुवाई की अलग अलग पद्धतियों की, तो वो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, हमारे किसान भाइयों को बताएँ। देखिए, मुख्य रूप से हम बात करेंगे तो धान में ट्रांसप्लांटिंग की जाती है ना। धान में रोपे लगाए जाते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है जब 15 जुलाई या 1 जुलाई से 15 जुलाई के SIR पद्धति के। हाँ, उसमें दो तरह से होती हैं। एक तो आपको नॉर्मल है और दूसरा एक SRI पद्धति है। जिस SRI पद्धति से आप करेंगे तो उससे आपके पानी की भी बचत होगी, और ये जो नए तरीके से जो पद्धति है, इसमें पानी की बचत होती है और आपके जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है उससे भी हम बच सकते हैं। उसका उत्सर्जन भी कम होता है। तो दूसरा हम एक बात करेंगे, जैसे हम सोयाबीन की हम बात करेंगे। सोयाबीन में मुख्य रूप से किसान क्या करते हैं कि एक ही तरह से सोइंग कर देते हैं, फ्लैट सीड ड्रिल से बो दिया उन्हें। बिल्कुल। अगर मान लो उसको रिज एंड फैरो मेथड से बना के बोएं तो उसमें क्या होता है, जैसे पानी का हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से पानी अनिश्चित है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कभी पानी ज़्यादा गिर जा रहा है। सोयाबीन में खासकर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में, तो पानी ज़्यादा होने की वजह से भी सोयाबीन ख़राब हो जा रही है, और कई बार ड्राई स्पेल आ जाता है, या कई समय 15 से 20 दिन का समय रहता है जिसमें पानी बिल्कुल नहीं गिरता। तो ऐसी स्थिति में हम बात करेंगे रिज एंड फैरो मेथड की जो सोइंग मेथड है सोयाबीन में, बहुत कारगर है। अगर पानी अधिक हो जाता है तो वो पानी बीज के जो उसमें फरों में होता है
उसमें आप उसमें चले जाएगा। अगर मान लो पानी आपका कम गिरता है तो वो पानी पौधों को उपयोग वो वहाँ पर में आ इस्तेमाल हो जाता है। जाएगा। हाँ, जी, इस्तेमाल आ जाता है। तो रिच फैरो मेथड्स से अगर मान लो सोयाबीन किसान भाई बो रहे हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसमें कुछ मैं एक चीज़ दो चार चीज़ आपको बता दूं। जैसे किसान भाइयों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि वैरायटी का चयन उस समय अगर मान लो आपकी ज़मीन के हिसाब से कौन सी वैरायटी आप चयन करते हैं, आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी का परफॉर्मेंस अच्छा है। वैसे तो सोयाबीन की वैरायटी कम से कम 25 से 30 वैरायटी रिलीज वैरायटी है, उसमें से 335 वैरायटी है वो पुरानी हो गई, लेकिन कुछ क्षेत्र में अभी भी अच्छे परफॉर्मेंस दे रही है। 2034 वैरायटी हैं और 2024 एक नई वैरायटी रिलीज़ हो गई है, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, 90 से 95 दिन में आ जाती है। तो जो वैरायटी का चयन है वो किसान भाई मुख्य रूप से ये देखें कि हमारे क्षेत्र में कौन सी वैरायटी ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रही है, उसके हिसाब से चयन करें। जी, और अगर कोई किसान भाई इस विषय से अवगत ना हो तो क्या वो कहाँ मदद ले? क्या कृषि विज्ञान केंद्र? बिल्कुल बिल्कुल, उनके वैज्ञानिक उनकी मदद हर जिले करें? में कृषि विज्ञान केंद्रों में वैज्ञानिक लोग सलाह के लिए रहते हैं। जी। और कृषि विभाग हर ब्लॉक लेवल पे कृषि विभाग के अधिकारी हैं, उनसे भी सलाह ले सकते हैं। अगर मान लो किसान भाई को कृषि विज्ञान केंद्र में को इसीलिए ही इनका काम ही है कि वो जो प्रसार के लिए कौन सा बीज उपयोग के लिए ज़्यादा अच्छा है, कौन सा उत्पादन में ज़्यादा अच्छा है, कौन सी वैरायटी के क्षेत्र में बोई जाती है, और इसके लिए ही उनको अधिकृत किया हुआ है। जी बिल्कुल। और अगर इस प्रकार से बात करें डॉक्टर साहब कि बीज के चुनाव को लेकर किसान भाई कई बार जो है दुविधा में रहते हैं, तो किस प्रकार से वो चुनाव करें बीज का? देखिए ये और इसमें भी खास बात ये है, मैं आपको रोक रही हूँ कि अगर रोग रोधी किस्मों की बात करें तो किसान भाई कैसे उनका चयन करें और कहाँ से वो प्राप्त करें, ये हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए कुछ वैरायटी जो अभी जो 10 साल से पुरानी वैरायटी का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि उसमें रोग रोधी क्षमता उसमें कम हो जाती है ना। रेजिस्टेंस वैरायटी का ही उपयोग करें। रेजिस्टेंस वैरायटी में जो नई वैरायटी में जो नाम बताया है कि 2024 है, 2034 है, 2069 है, 2001-4 वैरायटी, ये जो सोयाबीन की वैरायटी है NRC 7 है, NRC 37 वैरायटी है, ये 90 से 95 दिन में आ जाती है। और ये सब रोग रोधी वैरायटी हैं, लेटेस्ट वैरायटी, इनका ही चयन करें तो ज़्यादा अच्छा। और तकरीबन 3 महीने का समय लेती हैं ये फसलें। हाँ, ये किस्म से किस्म पर निर्भर करती है। अगर मान लो कुछ 90 दिन से 95 दिन में आ जाती है, कुछ वैरायटी हैं जैसे 2034 की हम बात करें या 2024 की बात करें तो ये 100 दिन के आसपास आती हैं, 95 दिन से ऊपर आती हैं। और 95-60 की हम बात करें जो पुरानी वैरायटी है तो ये 65 से 70 दिन में, 60 दिन, जिसका नाम से ही है कि 95-60 दिन में आ जाती है, ये भी 60 से 65 दिन में। अगर मान लो आपको आपके क्षेत्र में पानी भरने की समस्या नहीं है, हल्की ज़मीन है, तो आप 95-60 पे जा सकते हैं। ये इसलिए मैंने बोला कि ये निर्भर करता है कि आपके क्षेत्र में ज़मीन कैसी है, उसके आधार पे ही आपको किस्मों का चयन करना है। और कितने दिन की अवधि की, आपके क्षेत्र में कितने दिन की अवधि की फसल ज़्यादा अच्छे से निकल सकती है। 90 दिन में निकल सकती है, 90 दिन की किस्म का चयन करें। अगर आपको लेट चाहिए, आपको अगर मान लो दूसरी फसल लगानी है रबी की, तो आपको अर्ली वाली लगानी है। अगर मान लो आप दूसरी आप वैरायटी लेते हैं या लेट वैरायटी आप गेहूं की लेते हैं तो वो आप लेट वैरायटी भी लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ लेट वैरायटी गेहूं की आपको लगानी है, अर्ली वैरायटी लगानी है तो फिर आपको कम अवधि वाली दोनों ही किसान भाइयों के लिए उपलब्ध होंगे मुझे लगता है। सभी किस्में उपलब्ध हैं। और इस विषय में ज़्यादा जानकारी अगर चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से जाकर वो जानकारी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको कृषि विभाग भी इस पे सलाह देता है और प्रचार प्रसार के काम कृषि विभाग भी करता है। जी बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं डॉक्टर साहब, अब मेरा मानना है कि किसान भाइयों के मन में भी ये बात चल रही होगी कि खरीफ की फसलों के लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं, तो किन बातों का ध्यान रखा जाए? ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो आवश्यक होती हैं, तो उसके विषय में कुछ बताएं। देखिए, खरीफ में मुख्य रूप से मैंने जैसे आपको बताया कि बीज उपचार जरूर करके, हाँ, बीज उपचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खरीफ में बारिश पे ही हम निर्भर है। हमारा जो 80-90% जो क्षेत्र है, रकबा है, वो बारिश पे ही निर्भर है। धान की फसल हो गई, सोयाबीन की फसल हो गई, तो बीज का उपचार करने से सबसे फ़ायदा ये है कि इस बीमारियों का प्रकोप कम होता है, और जो आने वाले इसमें खर्चों से भी हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बीज उपचार करेंगे तो बीमारियाँ कम आएंगी, तो आपकी कीटनाशकों का या फफूंदनाशकों का उपयोग कम होगा, तो इससे हम अपने काफ़ी हद तक हमारे खर्चे को भी बचा सकते हैं।
और जहाँ तक मैं किसान भाई को सलाह दूं कि धान की फसल या सोयाबीन की फसल में नाइट्रोजन का उपयोग जो अनुशंसित मात्रा है जी उतनी ही करें। कई बार किसान भाई ये सोचते हैं कि हम नाइट्रोजन का या यूरिया का उपयोग हम अधिक करेंगे तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा, है ना, उत्पादन हमारा बढ़ेगा। तो किसान भाइयों को एक सलाह मैं देना चाहूँगा कि नाइट्रोजन का उपयोग अनुशंसित मात्रा में ही करें फसलवार। धान में जितनी है 100 से 120 किलो के आसपास आप नाइट्रोजन का उपयोग करें, वो भी स्प्लिट में, मतलब 2 से 3 बार में उसको उपयोग करें। उससे क्या होगा कि आपकी वनस्पतिक वृद्धि उसी हिसाब से होगी और कीटों का प्रकोप नहीं होगा। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जहाँ जिस क्षेत्र में नाइट्रोजन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो अधिक होता है, उससे पत्तियाँ कोमल हो जाती हैं और कीड़ों का और बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। इस चीज़ का बहुत किसान भाई ध्यान दें। और जो ये जैसे मैंने बीज उपचार का आपको बता दिया, बीज का चयन अच्छा करें, अच्छी वैरायटी का चयन करें, जो आपके क्षेत्र में रिकमेंडेड बीज है उसका उपयोग करें जी। और खेत की तैयारी आप कर लें। धान अगर मान लो अगर लगाना है तो धान के जो गड़े जो किसान भाई बनाते हैं, गड़े बनाएं प्रॉपर, उसमें पानी अगर मान लो रोक के बना रहे हैं, रुकना चाहिए पानी, और SRI पद्धति से कर रहे हैं तो उसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ का विशेष किसान भाई ध्यान दें। इस चीज़ को अगर मान लो किसान भाई करेंगे तो आपके खर्चे भी कम होंगे और आपकी बीमारियों और कीटों का प्रकोप कम होगा। इससे आप काफ़ी हद तक खर्चों से बच भी सकते हैं और हमारी फसल का उत्पादन हमें अच्छा मिल सकता है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये सभी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है और किसान भाइयों ने सभी बिंदुओं पर ज़रूर ध्यान केंद्रित किया होगा। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर हम अरहर की बात करें तो अरहर के विषय में कुछ बताएं और कौन सी पद्धति का इस्तेमाल जो है, धारवाड़ पद्धति के विषय में हमने काफ़ी कुछ सुना है, तो वो भी किसान भाइयों को आप बताएं। देखिए, इसमें वैरायटी का तो मैं पहले आपको बता दूं कि वैरायटी जो किसान में धान, ये अरहर का भी हमारा काफ़ी एरिया बढ़ते जा रहा है ना। तो इसमें धान के अलावा जो क्षेत्र में पानी नहीं रुकता है या पानी भरता नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों में अरहर एक बहुत अच्छी फसल है और कम 120 से 130 दिन में आ भी जाती है। तो हम अगर मान लो अभी से तैयारी कर लें, अगर किसान भाइयों को पानी की सुविधा है तो अभी भी लगा सकते हैं। ये धान या अरहर लगाने का भी उचित समय है। इसमें वैरायटी में कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे JKM 189 है, TJT 501 है और JKM 189 है, ICPH 87 और ICPH 2671, उपास 120। पूसा अरहर एक बहुत अच्छी वैरायटी है जो अपने मध्य प्रदेश के बारे में के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है और बहुत अच्छे इसके अच्छे उत्पादन आता है और कीटों का प्रकोप भी इसमें काफ़ी कम होता है। राज विजय अरहर भी 19 वैरायटी है, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और अभी जैसे किसान भाइयों को पानी की सुविधा है तो अभी आप इसको अरहर को लगा सकते हैं। अभी लगाने से क्या होगा, जो आपके रबी की फसल है, गेहूँ की फसल है, इसको आप आराम से गेहूं की फसल आप ले सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, अरहर जैसे लगाने के बाद गेहूं की फसल किसान भाई नहीं ले पाते हैं। अगर अभी इसको आप जो पानी के साधन है, या आप 15 जून के भी लगा रहे हैं मानसून के समय, तो ऐसी वैरायटी का उपयोग करें जो 120 से 150 दिन के अंदर ऐसी वैरायटी आ जाती है। दिसंबर जनवरी तक अधिकतर वैरायटी को हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं और गेहूं की फसल लगा सकते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया, पद्धति की बात करें तो धारवाड़ पद्धति है और रिच फैरो मेथड जो है, इसमें भी बहुत अच्छे कारगर सिद्ध हुआ है। इसमें हम इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग में आप अगर मान लो सोयाबीन की 4 लाइन और 2 लाइन आप अरहर की लगा दें, है ना, और ऐसा करके इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं आप। इंटरक्रॉपिंग में सोयाबीन के साथ आप मक्का ले सकते हैं, है ना। और चूंकि लगभग दोनों के कटने का समय एक ही रहता है तो दोनों फसलें एक समय पे तैयार भी हो जाएंगी तो आपका खेत भी खाली हो जाएगा। अरहर के साथ एक दिक्कत है कि अरहर के साथ आप इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अर्ली वैरायटी आप लगा देंगे या कम दिन में पकने वाली वैरायटी लगा देंगे तो वो आपके समय से कट जाएगी। जी। और मक्के की मैं आपको कुछ वैरायटी बता दूं, जैसे पैक 751 है, एक ब्रिक्स वैरायटी आती है 39, ये स्वीट कॉर्न के रूप में उपयोगित है। तो इसका क्षेत्र काफ़ी आपका बढ़ गया है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो छिंदवाड़ा और बालाघाट के अलावा भी जो मध्य क्षेत्र है, इसमें भी काफ़ी मक्का का क्षेत्र बढ़ा है। तो मक्के में भी
हाइब्रिड वैरायटी के मक्के के बीज काफ़ी कंपनियां बनाती हैं, तो वो भी ले सकते हैं। बाकी जो रिलीज़ वैरायटी की जो मैंने बताया कि पैक 751 है, IPCH 3 वैरायटी है, ये सब वैरायटी अच्छी वैरायटी हैं, ये वैरायटी किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। जी, और जैसे कि यहाँ पर आपने अलग अलग किस्मों की बात की डॉक्टर साहब, तो हमारे किसान भाइयों को एक बार आप फिर बताएं, और हम भी जानना चाहेंगे कि बीजोपचार खरीफ की फसलों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो बीजोपचार के लिए किसान भाइया किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और उन्हें कब से करना शुरू करें, क्योंकि बीज बहुत ही महत्वपूर्ण है और खरीफ की फसलों की बात कर रहे हैं, तो कुछ मार्गदर्शन दें। देखिए, बीज उपचार आपको ये तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि बीज उपचार बहुत ज़रूरी है ना। इससे हम काफ़ी हद तक हमारी बीमारी के, इसके लिए एक दो तरीका मैं आपको बता दूं। अगर जैविक तरीके से आप करना चाह रहे हैं तो एक बीजामृत बनाया जाता है, गौमूत्र और गोबर के चूना मिला के उसको एक घोल बनाया जाता है, और उसको आप पानी में उसको अच्छे से जब मिलाने के बाद बीजों को उसको अच्छे से मिलाने के बाद उसको गीला करके बीजों को मिला लें, और उसके बाद उसको छांव में सुखा दें। और ये आपको तब करना है जब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको बोनी करना है, उस समय ही आप करें। अगर मान लो आप पहले से करके रख देंगे और तो ये जो जीवित चीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी, उसका फ़ायदा उसको नहीं। जब आपको बोनी का समय आ गया हो, आपको ऐसा लग रहा हो, तो बीज उपचार करके उसको छांव में सुखा लें, और छांव में 24 से 48 घंटे उसको सुखाने के बाद उसको बीज के लिए उसको सीड ड्रिल में बोना चाहते हैं तो सीड ड्रिल में लगा के बो दीजिए, या उसको ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि तैयारी शुरू कब से की जाए, उसके लिए कोई सही समय हो तो किसान भाइयों को बताएं। देखिए, अब तैयारी जैसे मैंने बताया, धान का समय है, धान की अभी रोपे डलने का समय आ गया है, और जो सोयाबीन का, मक्के का समय अभी थोड़ा सा अभी किसान भाइयों को अभी समय है, तो 15 से 20 दिन अभी आप रुक सकते हैं। 15 जून के आसपास तैयारी कर लें। मक्का और सोयाबीन और अरहर की हम बात करें तो ये 3 चीज़ें हैं, इसके लिए अभी हमारे पास किसान भाइयों को समय है। और जिनके खेत खाली हैं, जैसे मैंने बताया कि खेत की तैयारी कर लें, प्लाऊ कर लें 3 साल में एक बार, नहीं किया हो तो खेत को अच्छे से तैयार कर लें। सोयाबीन का खेत है तो उसको अच्छे भुरभुरी 2 से 3 बार उसको कल्टीवेटर चला के उसको बारीक कर लें। रोटावेटर अगर मान लो आप चला सकते हैं तो रोटावेटर से भी काफ़ी हद तक हम ज़मीन को अच्छी भुरभुरी बना सकते हैं। और इसके बाद आप खेत तैयार करने के बाद जैसे मैंने बताया बीज उपचार करके, और इसको ट्रांसप्लांट, धान है तो धान की अभी समय आ गया, धान आप किसान भाई ले सकते हैं। और इसके लिए सोयाबीन, और इसके लिए सोयाबीन, मक्का और अरहर के लिए थोड़ा सा समय है। और जैसे जिस किसानों के खेत में अभी मूंग खड़ी है तो मूंग थोड़ा सा लेट जाएगी, तो 15 जून के आसपास जैसे मूंग कट जाती है तो मूंग कटने के बाद तुरंत आप खेत बना के इसकी तैयारी करके तीसरी जो जैसे जायंद में जो किसान भाइयों ने फसल लिया, काफ़ी एरिया में जायंद में भी मूंग हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बोई जा रही है। हरदा, होशंगाबाद क्षेत्र और ये सेंट्रल मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ मूंग काफ़ी क्षेत्र में बोई जा रही है। तो मूंग में जैसे अभी निरंतर निगरानी करते रहें। मूंग में अगर मान लो कुछ कीड़े या इसमें पॉड बोरर आता है या उसमें माहो मच्छर का अटैक है तो उसको एक बार देख लें, और उसमें कुछ आवश्यकता अनुसार कोई भी अगर मान लो दवाई आपको लग रही है तो उसमें एक बार ज़रूर स्प्रे कर दें। इमामेक्टिन, अगर मान लो इल्ली दिख रही है तो इमामेक्टिन आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं, 4.8% आता है। और सकिंग इंसेक्ट के लिए, माऊ मच्छर के लिए इमिडाक्लोप्रिड और बिल्कुल, तो इस प्रकार सारी सावधानियों को बरतते हुए तैयारी की जा सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। किसान भाइयों, अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपसे विदा लेने का, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।